तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डार्क क्रेडिट एसएमई आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो फिलहाल इस आईपीओ ग्रे मार्केट में अभी 20% के आसपास डिमांड बना हुआ है, इसीलिए काफ़ी लोग इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। बट दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमें किसी भी आईपीओ में उसके जीएमपी के बेसिस पे बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी चाहिए। हमें सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल को समझना चाहिए, कंपनी के वैल्यूएशन को देखना चाहिए एंड ओवरऑल दोस्तों सबसे पहले हमें कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझना चाहिए। एंड इन सभी को देखते हुए उसके बाद ही हमें डिसीजन लेना चाहिए कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के हर एक डिटेल को एकदम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, इसके बिजनेस के बारे में हो गया, या फिर इसके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। एंड इस वीडियो के अंत में दोस्तों हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये जो कंपनी है वो 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो एक मेजरली एनबीएफसी कंपनी है। यानी दोस्तों ये जो कंपनी है वो मेनली 3 तरह का सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन एंड सिक्योर्ड लोन। देखा जाए दोस्तों तो अनसिक्योर्ड लोन उसे बोलते हैं जिसको ये कंपनी बिना कोलेटरल का लोन देती है, वहीं सिक्योर्ड लोन उसको बोलते हैं जिसको ये कंपनी कुछ कोलेटरल लेती है उसके बाद लोन देती है। तो अगर कुछ कोलेटरल लेके तब ये कंपनी लोन देती है तो उसको सिक्योर्ड लोन बोला जाता है, एंड जब बिना किसी कोलेटरल का लोन दिया जाता है तो उसे अनसिक्योर्ड लोन बोला जाता है। एंड पर्सनल लोन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जो भी पर्सनल फाइनेंस के लिए लोन लिया जाता है उसे हम लोग पर्सनल लोन के तौर पे जानते हैं। तो देखा जाए दोस्तों तो ये कंपनी मेनली ये 3 सर्विस को प्रोवाइड करती है, जैसे पर्सनल लोन देना, अनसिक्योर्ड लोन देना एंड सिक्योर्ड लोन देना। सो आई होप दोस्तों कि ये कंपनी काम क्या करती है वो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में कि फंडामेंटल वाइज ये कंपनी कैसी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट देख ही सकते हैं। इसके रेवेन्यू में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो दोस्तों प्रॉफिट भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर साल कंपनी जो प्रॉफिट है उसमें 1 करोड़ का इंक्रीज आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि FY23 में इस कंपनी जो प्रॉफिट था वो लगभग 3 करोड़ के आसपास था। वहीं FY24 में जो कंपनी का प्रॉफिट हो गया वो लगभग 4 करोड़ के आसपास हो गया। एंड वहीं अगर FY25 के अगर 3rd क्वार्टर तक ही देखा जाए तो 3rd क्वार्टर तक ही दोस्तों इस कंपनी जो प्रॉफिट हो गया वो लगभग 5 करोड़ के आसपास तक हो चुका है। यानी देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में एंड कंपनी के प्रॉफिट में तो आपको काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वहीं इसका ROE लगभग 6% के आसपास, ROE 9% के आसपास एंड डेब्ट टू इक्विटी 2.51 का है। मतलब दोस्तों देखा जाए तो फिलहाल इस कंपनी के ऊपर लगभग 145 करोड़ का लोन है, जो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। बट दोस्तों ऐसे जो भी एनबीएफसी कंपनी होती है उन पे जनरली जो लोन होता है वो ज़्यादा ही होता है, क्योंकि इन सभी एनबीएफसी का काम ही होता है कि किसी एक पर्सन से ये कंपनी लोन लेती है एंड किसी दूसरे पर्सन को वो कंपनी लोन देती है, एंड बीच का जो इंटरेस्ट होता है वही इस कंपनी का मेन प्रॉफिट होता है। इसीलिए देखा जाए तो जनरली बैंक पे या फिर एनबीएफसी कंपनी पे दोस्तों लोन ज़्यादा ही होता है। बट फिर भी इसके प्रॉफिट थे एंड रेवेन्यू से इसका लोन कहीं ज़्यादा है, जो कि एक कंसर्न की बात है। वहीं अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर के बारे में तो इसका अर्निंग पर शेयर लगभग 4 रुपये के आसपास है, जबकि पी रेशियो इसका 15 रुपये के आसपास है। एंड अगर इस पी रेशियो के हिसाब से इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि इस कंपनी की जितना भी यहाँ पे पीर ग्रुप है उन सभी के पी रेशियो से इस कंपनी जो पी रेशियो है वो काफ़ी हाई है। यानी आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस कंपनी की जो वैल्यूएशन रखा गया है वो इसके पीर ग्रुप के मुकाबले हाई रखा गया है, क्योंकि ना ही इसका केवल पी रेशियो हाई है बल्कि अगर आप यहाँ पे इसका अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो इसका अर्निंग पर शेयर भी इसके पीर ग्रुप के मुकाबले काफ़ी कम है। मतलब कि दोस्तों ये 4 के अर्निंग पर शेयर पे ये जो कंपनी है लगभग 16 के पी पे अपना आईपीओ लेके आ रही है, जो देखा जाए तो हाई वैल्यूएशन है इसके पीर के मुकाबले। इसीलिए दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें तो फंडामेंटल वाइज तो ये कंपनी ठीक है, बट वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी हमें महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है। वहीं दोस्तों बात करें इस आईपीओ के डिटेल के बारे में तो ये जो आईपीओ है वो 21 मई से 23 मई के बीच में खुला रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 57 रुपये से लेकर 60 रुपये पर शेयर रखा गया है। वहीं बात करें इस आईपीओ टोटल इशू साइज के बारे में तो इसका टोटल इशू साइज लगभग 25 करोड़ के आसपास होने वाला है, जो देखा जाए तो पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है।
वहीं बात करें दोस्तों इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल के बारे में, तो इस आईपीओ में कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं होने वाला है। जो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है कि इस आईपीओ से ये कंपनी जितना भी फंड रेज करेगी उन सारे पैसे को ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं बात करें तो 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 2000 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 1,20,000 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड बात दोस्तों अगर इस आईपीओ कोटा का करें तो रिटेल के लिए इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है। वहीं अगर QIB के बारे में बात करें तो QIB के लिए 50% एंड NI के लिए दोस्तों 15% का कोटा रखा गया है। बट दोस्तों देखा जाए तो रिटेल के लिए ये आईपीओ काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा रखा गया है। वहीं अब अगर बात कर ले इस आईपीओ कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये आईपीओ 21 मई को ओपन होगा एंड 23 मई को क्लोज होगा। वहीं बात करें इस आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में, तो 26 मई को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाएगा। एंड बाई चांस अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 26 मई को ही आपका पैसा आपके खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। एंड बाई लकली दोस्तों अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो 27 मई को इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड फाइनली अगर इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट के बारे में बात करें तो दोस्तों 28 मई को इस आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है। इसलिए याद रखें कि 28 मई को एक मेन बोर्ड आईपीओ का भी लिस्टिंग होने वाला है एंड इसका भी लिस्टिंग 28 मई को ही होने वाला है। तो दोस्तों ये तो हो गया इस आईपीओ कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू बना के हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों लिस्टिंग गेंस या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे इस आईपीओ के लेटेस्ट GMP के बारे में कि फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रहा है। तो दोस्तों अगर बात करें इसके लेटेस्ट GMP के बारे में, तो फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में 20% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 20% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे आपको कहीं ना कहीं 25,000 रुपये के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसीलिए अगर आप चाहें तो इसके GMP में अगर थोड़ा सा भी और डिमांड दिखाई देता है तो आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट वहीं अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल तो काफ़ी अच्छा है। कंपनी का वैल्यूएशन देखा जाए तो वो हमें थोड़ा सा महंगा नज़र आ रहा है। बट अगर दोस्तों ओवरऑल कंपनी का अगर बिजनेस देखा जाए तो इस बिजनेस में काफ़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा कंपनियां हैं। यानी दोस्तों देखा जाए तो इस बिजनेस में दोस्तों आपको कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। मार्केट में ऑलरेडी इससे कहीं बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो छोटे कंपनी को उतना अच्छे से ग्रो नहीं होने देंगी। इसीलिए देखा जाए तो इस सेक्टर में दोस्तों कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए फिलहाल मैं तो इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो कंपनी है वो एक काफ़ी छोटी कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप लगभग 85 करोड़ के आसपास ही है। इसीलिए मैं इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करूंगा, वो भी अगर इसके GMP में 30% के ऊपर डिमांड हो तो। बाकी बात आप अपना बताएं कि आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं। जो भी आपका ओपिनियन है वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को टैप करके बोरोना बिप्स एंड बेल रेज इंडस्ट्री का आईपीओ रिव्यू देखना ना भूलें।